मेरा नाम डॉक्टर संदेश यादव है और मैं भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन परिवार में महासचिव के रूप में कार्यरत हूँ। आपकी समस्त सेवाओं का जिम्मेदार, आपकी समस्त सेवाओं का कार्यवाहक और आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गतिविधि को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी गई है। मेरे सामने भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन परिवार के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। माननीय ज्योति कलश जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नागालैंड सरकार हैं, बड़े भाई हैं और स्वयं भारत गौरव पुरस्कार से वर्ष 2017 में सम्मानित हैं। इनके सानिध्य में और इनके साथ और समर्थन में ये परिवार बहुत तेज़ी से फला फूला और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाइत्तेफाक से आज मौका 12 अगस्त का मिला, युवा दिवस का मिला, आज का चयन करने का मौका जो मिला है। पूरे देश से तकरीबन 12 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिनको भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में आसाम विधानसभा के उपाध्यक्ष नोमिल जी बैठे हुए हैं। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, वहाँ से लोकसभा सांसद माननीय रेवती त्रिपुरा जी भी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बाकी जितने भी यहाँ प्रतिभावान व्यक्ति हैं और जो आ रहे हैं, जो आएंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं हमारे बीच में हमारे बड़े भाई माननीय श्याम सिंह यादव जी लोकसभा सांसद जौनपुर जी भी पधार चुके हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो संस्था है भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसकी उपलब्धि, इसको मैंने एक बच्चे की तरह देखा है आगे बढ़ते हुए। और ये बच्चा जब से मैं ज्वाइन किया 2017 से आज 4 साल हो गए, 4 साल का ये बच्चा है और खुद चल रहा है। इसमें संदेश यादव और उनके टीम मेंबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो विषय आज के लिए चुना गया वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जब हमसे कुछ सवाल किया पत्रकारों ने, तो मैंने यही कहा कि आज की युवा 2 तरह की युवा है। एक युवा वैसे वर्ग को बिलोंग करती है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी समाज निर्माण में, समाज के विकास के निर्माण में योगदान दे रही है। और एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा वर्ग है युवा का जो डिसओरिएंटेड है, जो लाइन से भटक गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे है, इसलिए हमारा तो संदेश यादव की तरफ से एक यही संदेश होना चाहिए कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएं, युवाओं के लिए हम लोग आगे आए और ऐसी संस्थान, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को जो चाहते हैं संस्थाओं से जुड़ना, उनको ये संस्था पुरस्कृत करे और उन्हें प्रोत्साहित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति कलश जी, हमारे भाई समान श्री संदेश यादव जी, तमाम दूर दराज से आए संभ्रांत लोगों और हमारे नगमा निगार पत्रकार बंधुओं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बीच में आने का मौका लगा है। संदेश यादव जी की बदौलत और भारत गौरव, ये जो आपकी संस्था है, उसके बदौलत। ज्योति कलश साहब का नाम मैं अपने कई दोस्तों के माध्यम से, आईएएस में जो मेरे दोस्त हैं, उनको सुनता रहता था, लेकिन अच्छा हुआ कि आज यहाँ आपसे रूबरू मिलने का मौका लगा है। और जो ये भारत गौरव संस्था के माध्यम से जो आपने समाज को और देश को एक गति देने के लिए जो सोचा है, उस आगे से आगे बढ़ते रहें और शायद उसमें मैं भी एक कदम मिला सकूं, क्योंकि आप जिसको कहते हैं भ्रमित है, जो रास्ता भटक गए हैं, वो समझते हैं कि हम ठीक हैं। कुछ लोगों को रास्ते पर लाएंगे तो कुछ लोग रास्ता भटक जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत गौरव संस्था का ये काम ही होगा पूरे जिंदगी भर कि ये सतत प्रयास है, हमेशा आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। जिंदगी का या समाज का कोई उद्देश्य है
वो एक निश्चित अवधि में समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग लगे हैं उनके बाद लगातार लगे ही रहना होता है। और समाज के कुछ ही लोग होते हैं जो अपना बहुत बहुमूल्य वक्त निकाल करके समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए इन सब कामों में लगे हुए होते हैं। सभी तो ढेर सारे लोग तो अपने काम में, राजकाज के कामों में लगे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर इस अवसर पर भारत गौरव संस्था के लोगों को, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि और उनको एक बुजुर्ग के नाते आशीर्वाद भी देना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहें और समाज के सुधारने में आपका योगदान सार्थक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। युवाओं का यूथ अवार्ड है, आवाज थोड़ा बुलंद होना चाहिए। भारत माता की। मेरे आदरणीय भारत युवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ज्योति जी, सेक्रेटरी संदेश जी और मान्य त्रिपुरा के एमपी रेवती त्रिपुरा जी और यूपी के एमपी सिंह जी, इथियोपिया के एम्बेसडर मैडम और यहाँ के बिजनेसमैन और मेरे अति प्रिय देवियों स्वजनों। इसीलिए मैं आज इंटरनेशनल यूथ डे में सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं और अपील भी करता हूं कि हमारा देश के युवा आगे आइए, अच्छे काम के लिए आइए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा इसे आयोजित कार्यक्रम में हमारे भारत गणराज्य की माओं के सम्मान में भारत युवा पुरस्कार और इसे कार्यक्रम में हमारे सभी यहाँ डिग्निटरीज है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर हमारे जी और जिनने इसे पूरे कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, ऐसे संदेश जी और उसके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और इसे कार्यक्रम में हमारे देश के अन्य हिस्सों में और जो विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्यक्रमों में ऐसे बहुत से महानुभावों का सहयोग और रचनात्मक कार्यक्रमों में जिनका मान सम्मान और अच्छे काम करने की उनकी जो क्वालिटी है, ऐसे हमारे प्रतिभावान लोगों के बारे में उनको सम्मान करने का संदेश जी की इस टीम ने भारत गौरव अवार्ड के माध्यम से करने का निश्चित किया है। मैं ऐसे सभी प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूँ। सम्मानीय हमारे यादव जी, सम्मानीय सांसद रेवती त्रिपुरा जी और भारत गौरव अवार्ड को लगातार प्रसिद्धि दिलाने वाले सम्मानीय संदेश यादव जी। अवसर बहुत अच्छा है क्योंकि जो सब्जेक्ट चयन करते हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार नीचे तक संदेश को देना ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत युवा है, स्वामी विवेकानंद के चित्र का चयन किया है और भारत गौरव अवार्ड के लिए शहर से, क्षेत्र से, देश भर से ऐसे युवाओं को जो आगे बढ़ने की तमन्ना लेकर काम कर रहे हैं उनका चयन हुआ। इसलिए मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। देखने का दृष्टि हमारा बदलना चाहिए और साथ लेने का साहस
हम सब लोगों में होना चाहिए, क्योंकि भारत युवा है और युवा कभी अकेला नहीं रहता, वो समूह के साथ जीना जानता है। और इसीलिए समूह को साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे, दुनिया से टकराएंगे और दुनिया को नेतृत्व देंगे। ये क्षमताएं आप प्राप्त करें। आज आप पुरस्कृत हुए हैं। ये पुरस्कार देश के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के लिए एक नई क्रांति बनकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, and the award receivers for whom we all are gathered today. I'm honored and grateful to be part of such august gathering, and I would like to congratulate Bharat Gaurav Award Foundation for organizing such successful program, and I would also like to congratulate the awardees and all those who have taken part in this process. My country, Ethiopia, which is located in the eastern part of Africa, has a historical linkage with India that goes back about 2000 years recorded history. And our diplomatic relationship with India started in 1948, and Ethiopia is the first African country to open its embassy in India. Ethiopia has a lot of young students who are studying in different universities of India that enable us to promote Ethiopian culture and interact with local Indians through them. Ethiopia also hosts many Indian professors in different universities of the country, and this enables to say that the two countries has a historic relationship based on mutual respect and capacity building. And India is contributing a great in the human development of youth in Ethiopia. And it is very well known that the Indian nation is comprised of young population, and youngs are always energetic and always visionary, who are working to see the best of their country. Youth are young forces. If equipped with knowledge, if equipped with professional skill, they can help to produce, and they can help to bring better policies and prosperity to our respective countries. As I am coming from a country where a good percent of its population comprises of youth, and they are always striving to support the community and excel in different skills, it gives me a great pleasure to be part of such award ceremony that recognizes the work done by Indian youth. Many of the awardees strive to do your best in order to achieve your goal of being young leader and supporting the weaker section of the society. And I believe that represents the true spirit of Indian youth. Also, it is well known that taking part and contributing the level best is a key element. Receiving award helps to motivate and achieve your full potential. And I'm very impressed with different contribution of everyone here today for the same cause, despite many challenges. But I'm especially in appreciation of those of you whose effort is being recognized today. Your hardworking and articulated efforts are a credit to your country and an inspiration to all Indian youth. It is through such contribution and achievement that we are clearly able to see the skill, high expectation and commitment of Indian youth, and these dedicated and voluntary works are great example of what the country and the world hope from us. Finally, as Ethiopia and India being the second populous nation of their respective continent, and young people of these two countries comprises close to 30% of their total population, I see a big potential for sharing experience and further collaboration. God bless Ethiopia and India. I wish you all the best and congratulations. Thank you. Namaste everyone. Today I'm so glad to attend this very good event on International Youth Day, and my friend Mr. Sandesh Yadav ji
has invited all many parliamentarians and very well, dignitaries here. Today, you've been awarding some parliamentarians as Bharat Youth Awards, and it will be really encouraging for whoever the people are doing good for the country. In fact, when we compare the last 16th Lok Sabha or 15th Lok Sabha and this particular term, we happen to see many youngsters coming as parliamentarians. And the country is slowly evolving. And what Swami Vivekananda ji has told us, youth, awake, arise and know your strength. Youth are the leading further evolving of the new country. When you look at the previous decades and now, in fact, I wanted to say one single aspect. This almost like a century when you calculate regarding the Olympics in the whole world. When you compare, India used to get only 1 to 2 medals in every Olympics. But as the Honorable Member of Parliament has told us, our strength lies with our population. But in fact, for our country is very big country with n number of population. But when you come up with the talent also, there is an untapped talent also there. But we need to take it out and we need to exhibit. But this year in this Tokyo Olympics, we've got 7 medals. But in fact, that is also not enough. We need to achieve, we need to be at least in the top 3 positions. And what all the real flaws been made in our country? There's lack of, one has to accept that we have a lack of infrastructure. Obviously, I take one single word. When it comes to the division of swimming in the water sports, there in Western countries, the temperature is like very, very low. They happen to arrange the temperature setting in the water. But whereas in our country, there is no such kind of provisions. If you happen to see in very limited places, you have that provision. Generally, any sports personality sportsmen, they happen to practice not less than 7 to 8 hours a day. But in the winter season, these kind of activities will not happen in our country. So the real flaws are there within our governments that has to be evolved, that has to be retrospect by our country itself. But youth are coming over in the politics. There will be a drastic changes in the coming years. And we being plotting many ideas. With our ideas, we've been implementing also. And also when you come up with the Sustainable Development Goals, SDG, all the 17 Sustainable Development Goals has to be 100% implemented across the country. Then only we can see unimaginable growth. So the government should come forward in doing such kind of activities. In these recent days also, we happen to see a lot of, not days, from past decade to decade, when you compare, there is a lot of climatic changes. So where exactly the flaw is, we need to retrospect. A lot of green emissions, a lot of greenhouse gases are going across. The country should come forward in protecting our planet. So I'm being a parliamentarian from Andhra Pradesh, from Rajahmundry Parliament Constituency. I've taken one initiative called Yuvata Harita. I'm involving each and every college student to adopt a tree, not plant, a tree. And I'm being naming that particular tree as the student's name. And we are geotagging that particular tree also on his name. So we are involving O&M also, operation and management, to some company with the CSR activity. And my achievement and my target is to go
not less than 10 million plantation of trees in my tenure. I wanted to go and plan it ahead. And also I'm involving each and every college in my parliament constituencies. So I could see not less than 3,500 colleges and schools I'm involving, and each and every student, if they happen to adopt a tree from their side, a small spark will be a bushfire in the coming days. So these kind of activities I wanted to do, and I wanted to invite my fellow parliamentarians to each and every event, so that this kind of encouragement goes across the globe. So these kind of activities has to be happened in every place. And coming to one more aspect I would like to share with you all is, there are two lines. One is social welfare scheme and the second is the development. Both has to go in a parallel lines. But when you see in this pandemic, many people, if you happen to see, many people are jobless. So in a way the governments are promoting in a form of freebies or social welfare schemes, whatever you say. But these kind of rotation of the funds has to be happen in with every citizen. Then only the economy will have a kind of rotation. And also when it comes to the development angle also, the country has to look forward. And in terms of now, I'm very sure that the government of India is doing in a form of Bharatmala and Sagarmala. The connectivity of roads and the shipways is very, very crucial in the development of the country. But I wanted to say one point. There are some ports, very big ports. I don't want to name the country's ports, but one single port of that particular country is equivalent to all ports in our country. So we need to retrospect, and the aggressive planning has to be taken place in our country to match up with the finest countries in the world. I'm sure that our youth in our are more talented when compared, and we are having a strength of youth. So this will lead our country to the next level. And I'm so thankful for allowing me to speak in this wonderful program, and I thank you so much. भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं आयोजक बंधुओं से आग्रह करूंगा, उन्होंने कार्यक्रम बहुत सुंदर, व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन हम लोग धर्म को भूल गए, और बिगड़ धर्म के देश नहीं चला करता। जो लोग कहते हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये हिंदुस्तान 16 बार कटा पिटा लुटा, ये हमारी गलती के कारण। क्योंकि पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी आकर बैठ गया तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई बिठा लो, ये खड़े थे काफी देर से, बिठा लो। हमारी संस्कृति ऐसी है, जियो और जीने दो। विश्व की कोई संस्कृति नहीं है, विश्व की संस्कृति यह है, कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर। विश्व में कहीं कल्चर नहीं है। कई देशों का मैंने भ्रमण किया है, यहां पर चाची चाचा नानी नाना फूफा बुआ ताऊ ताई ये यहीं पर है। अगर कोई मर गया है तो हम शमशान में सब लोग, गली मोहल्ले के लोग सब जाते हैं, कहते हैं कि पुण्य का काम होगा, कहते हैं कि नहीं। लेकिन अमेरिका चले जाइए, म्यूनिसिपालिटी उठा के जेसीबी से डाल के, और उसको जो अंत्येष्टि करनी है अंत्येष्टि हो जाएगी, और किसी को जलाना है, ये दफनाना है, वो दफना देगा। तो हमारी संस्कृति में और उनकी संस्कृति में जमीन और आसमान का अंतर है। विश्व ने हमसे ही सीखा और हमको 1000 वर्ष गुलाम बना दिया हमारे कारण, क्योंकि हम लोग एंग्लो इंडियन हो गए। सबसे छोटी भाषा है अंग्रेजी, ये 26 अक्षरों से बनी हुई है। डियर माने फ्रेंड और डियर माने हिरन। अब कौन सा कहां लगाना है इसको तय कर लो।
भारत की जो संस्कृत है, संस्कृत से ही विश्व की 3300 भाषाओं का रूपांतरण हुआ है। ये ज्ञान हमारे युवाओं में नहीं है और हमारे युवाओं के माँ बाप भी उनको देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है। उनके पास जब समय नहीं है तो वो संस्कृत को नहीं सीखेंगे, तो देश के इतिहास को नहीं सीखेंगे, देश के इतिहास को नहीं सीखेंगे तो देश के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी। देश के प्रति समर्पण की भावना तब होगी जब देश के प्रति इतिहास को पढ़ेंगे आप। मैं इस बात को कहता हूं कि विश्व में एक देश है जहां भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, विश्व में भगवान ने जन्म नहीं लिया। और वह भी धरती उत्तर प्रदेश है जहां से मैं आता हूं। उत्तर प्रदेश का नाम क्यों पड़ा बताइए मुझे, कुछ लोग बता सकते हैं तो मुझे बता दें। उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा जैसे जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, ये पृथ्वी का उत्तर प्रदेश हृदय है, हार्ट ऑफ अर्थ उत्तर प्रदेश है, विश्व के क्वेश्चन का आंसर देने वाला उत्तर प्रदेश, इसलिए उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। लोगों को पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, केवल ऊपर ऊपर हम लोग दूसरों से सीखकर, और हम केवल दूसरों से सीखकर अपनी बात को कहना चाहते हैं। लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड पढ़ गया हूं, मुझे बड़ा बेवकूफी लगती है। अरे तक्षशिला नालंदा हमारे ही देश में थे, विश्वविद्यालय का कंसेप्ट कहीं विश्व में नहीं था, हमसे ही सीखा है विश्वविद्यालय का कंसेप्ट। मार्क टोली बहुत पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है यूरोप का, उसने कहा जब हम 1600 और 1800 में नंगे फूंगे घूमा करते तो भारत में वेदों की रचना हो रही थी। एक ही ग्रंथ है गीता, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ चरे बेती चलते रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए, बाकी सब तो बनावटी है। 2250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं, 14.5 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म एक ही धर्म है, लेकिन क्या है, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, टूटी फूटी अंग्रेजी को छोड़ के हम रिलीजन कह देते हैं, हिंदुओं को भी रिलीजन में ले आते हैं, पंथ को भी रिलीजन में ले आते हैं। ये बड़ा ही दुखदाई है इस देश के लिए, क्योंकि देश के विषय में ज्ञान लोगों को है नहीं। केवल हम ज्ञान जो करते हैं अपने लिए ज्ञान करके, और वो केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, ये हमारे ही देश में, बाकी देशों में नहीं है, विश्व के किसी भी देश में ये नहीं। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले अपने युवाओं को चरित्र, कैरेक्टर के विषय में, उनका कैरेक्टर कैसा हो, देश के प्रति समर्पण भावना हो। जैसे अभी हमारे कह रहे थे कि सिस्टर और ब्रदर्स, ये विश्व में और कहीं है नहीं, ये देवी देवताओं का देश है। यहाँ कन्या लांगराओं की व्यवस्था की जाती है, कन्या लांगराओं को हम लोग भोजन कराते हैं, उनमें हम भगवान को देखते हैं मेरे बंधुओं। तो केवल देश यही एक ऐसा देश है जो विश्व की कीमत करता है, बाकी सब सेल्फिश हैं। जितने भी कंट्री हैं, मैंने कई कंट्रियों का इतिहास पढ़ा है, सारे के सारे सेल्फिश हैं, अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम अपने लाभ के लिए नहीं बात करते। पंडित जी जब कथा करते हैं तो क्या कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, केवल सनातन धर्म में, और किसी धर्म में है नहीं। बाइबल पढ़ लीजिए, नहीं है, आप पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, नहीं है, आप पढ़ लीजिए, कोई भी पंथ पढ़ लीजिए, लेकिन विश्व के कल्याण की कोई बात नहीं करता। बंधुओं, यही एक ऐसा देश है जो कि विश्व के कल्याण की बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह से शाम तक शायद समय न मिलता हो, लेकिन शाम को जो डिनर करें, माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराए, क्योंकि केवल स्कूल में जाता है 24 घंटे में से 6 घंटे अक्षर ज्ञान के लिए, केवल अक्षर ज्ञान लेता है, वापस सामाजिक ज्ञान नानी नाना चाची चाचा दादी दादा से सीखता है। इसलिए सामाजिक ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। और इस सामाजिक ज्ञान को छोड़ देंगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जबकि हम 16 बार बटे हैं, आक्रांताओं ने 1000 वर्ष शासन किया, लेकिन हमारी संस्कृति बदली नहीं है। उस समय अखबार नहीं थे, मीडिया नहीं थे, लेकिन हर 12 कोस के बाद
संत पुरुष महात्मा ये कहते थे राम राज्य आएगा। आज वही राम राज्य की स्थापना आदरणीय मोदी जी ने कर दी। राम के मंदिर की स्थापना अयोध्या में हो गई। 550 साल लड़ते 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 हमारे आराध्य देव के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बड़े कमाल की बात। तो इसलिए बंधुओं, अपने अंदर तर्क करो, झांको, कुतर्क मत करिए। कुतर्क के लिए कोई जगह नहीं है, तर्क के लिए हमेशा जगह रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी कहना तो बहुत लंबा था, लेकिन इतना ही कहते हुए कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। इतना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बड़ी मंजिल को पा सकते हैं, मेरा यही कहना है। युवाओं को ये भी कहना है कि इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। तो पगड़ी बांध के मैं क्या हिदायत कर रहा हूँ। इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को माशूक बना लो। मेरी यही बेनती है कि ये जिनकी फ़ोटो लगाई है आपने स्वामी जी की, ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने क्या बोला था? सिर्फ इतना ही बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सब खड़े हो गए लोग। तो सच्चा बंदा जब बात करता है तो उसका असर होता है। अब ब्रदर सिस्टर सब कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन सब कहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या नया लगाया था? सिर्फ इतना ही बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज तक उस तकरीर को जाना जाता है। युवाओं को ऐसे महापुरुषों को फॉलो करना चाहिए कि उनके लफ्ज़ों में बात क्या होगी, उन्होंने क्या किया होगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ सच जिया। जो सच बोलता है उसकी ज़मीर नहीं मरती, जिसकी ज़मीर जागती है उसका फिर दिल बोलता है, रूह बोलती है, वो सीधी रूह पे ही असर करती है, दिल पे ही असर करती है। धन्यवाद। सामने उपस्थित सभी आदरणीय, 2 मिनट 2 बात। पहली बात, ये अवार्ड क्यों शुरू किया गया, और दूसरी बात जो आज अवार्ड ले रहे हूँ। मैं और संदेश यादव जी जब कई बार चर्चा करते थे, एक बात चली थी कि कई पुरस्कार मिलते हैं, कई लोगों को मिलते हैं, बुढ़ापे में जाके मिलते हैं, मरणोपरांत मिलते हैं, और कभी कभी तो मिल ही नहीं पाते। तो क्यों न जो युवा अभी से काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पुरस्कार शुरू किया जाए। इसी संकल्पना के साथ ये पुरस्कार शुरू किया गया। और आज जिन युवाओं को जो इस देश के आगे जाके मार्गदर्शक बनेंगे, उनको जो पुरस्कार मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दूसरी बात, जो युवा अपना एक पथ का जिन्होंने चयन किया है, अपना पथ बना रहे हैं, औरों से आगे बढ़ न सके पद चिन्ह देख चलने वाले, औरों से आगे बढ़ न सके पद चिन्ह देख चलने वाले, जो अपना मार्ग बना पाया उसका ही सफल प्रयास रहा। आप लोग अपना मार्ग बना रहे हैं, अपनी जो है काबिलियत से इस देश को, इस समाज को आगे जाके मार्गदर्शन आप करने वाले हैं। इसके लिए ये फाउंडेशन आपका सम्मान करता है, और इस सम्मान का जो है हक आपको इसलिए मिलता है कि आपने समाज में उन लोगों से अलग सोचा, बाकी सब लोगों से अलग सोचा और कुछ करने की ठानी। तो इसके लिए फिर से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हर व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने समाज पर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, अपने राज्य पर गर्व होना चाहिए, और सबसे पहले अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। युवाओं में चरित्र का निर्माण करना, जहां के आप हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, उस लैंग्वेज का उत्थान करना। स्थानीय भाषा में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं। भारत यूथ अवार्ड्स का ये आयोजन है, जिसमें लोगों को
नौजवानों को कुछ को अवार्ड देना। नौजवानों के बारे में बात चली तो मैं कुछ आपसे इस संबंध में ही बात करूंगा कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी ज़्यादातर शुरू में युवा निकल करके आए 1857 में, उसके पहले भी, और अंग्रेज़ों से उस आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, लड़ाई शुरू की, वैचारिक लड़ाई भी और फिजिकल लड़ाई भी शुरू की। धीरे धीरे पूरे देश को आंदोलित किया और हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, या उसके बाद भी 1857 में महिलाओं में अवंतीबाई लोधी हों, झलकारीबाई लोधी हों, लक्ष्मीबाई हों, बेगम अजत महल, खुदा देवी पासी, ये सब लोग नौजवान थे और जो निकलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और आज़ादी के लिए अपनी शहादत भी देने का काम किया। नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की प्रतिभा को समझने की ज़रूरत है और वो प्रतिभा उन लोगों की तरफ देखनी चाहिए कि जो वास्तव में प्रतिभाशाली है। मेरा एक आंदोलन है, इसलिए चूँकि नौजवानों का है ये, इसलिए संकल्प मैं कराना चाहता हूँ। एक बार आप बायां हाथ अपने सामने करें ऐसे, और दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखें ऐसे। मैं जब बोलूं मैं, तो आप अपना नाम लेंगे मैं के बाद, फिर मैं जो बोलूं वो केवल बोलूंगा। मैं कौशल किशोर आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा और नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे से बचाने के लिए उनका भी संकल्प कराऊंगा। मैं जहां भी रहता हूं अपने मोहल्ले को नशा मुक्त मोहल्ला बनाऊंगा। हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार बनेगा। धन्यवाद।